नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की समिति पर विवाद बरकरार, किसानों ने नए लोगों को रखने की उठाई है मांग। और दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पीएम केयर्स फंड में पारदर्शिता पर 100 पूर्व नौकरशाहों ने उठा दिए सवाल, मोदी को लिख दिया ओपन लेटर। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि टीकाकरण को बना दिया इवेंट, भाजपा के लोगों को लाइन में लगकर वैक्सीन लगवानी चाहिए, अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर हमला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों का साथ देते हैं तो आप अभी वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट की समिति पर विवाद बरकरार, किसानों ने नए लोगों को रखने की मांग उठाई। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों और सरकार के बीच मामले के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति गठित की थी। हालांकि किसानों की तरफ से इस समिति को अस्वीकार कर दिया गया था। इस बीच एक किसान संगठन ने शनिवार को उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया कि 3 विवादास्पद कृषि कानूनों पर जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए बनाई गई समिति से शेष तीनों सदस्यों को हटाया जाए और ऐसे लोगों को उसमें रखा जाए जो परस्पर सौहार्द के आधार पर काम कर सकें। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने कहा कि यह न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होगा, क्योंकि 4 सदस्यीय समिति में जिन लोगों को नियुक्त किया गया है उन्होंने इन कानूनों का समर्थन किया है। एक हलफनामे में संगठन ने केंद्र सरकार की एक याचिका को भी खारिज करने की मांग की है, जिसे केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस के मार्फत दायर कर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च या किसी अन्य प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की है। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च के खिलाफ केंद्र के आवेदन पर 18 मार्च को सुनवाई के लिए सहमत हो गई थी। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति 39 किसान संगठनों में शामिल हैं जो कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए करीब 50 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहा है। उच्चतम न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में अगले आदेश तक नए कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी और शिकायतों को सुनने तथा गतिरोध के समाधान पर अनुशंसा करने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया था। समिति में भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान के दक्षिण एशिया के निदेशक डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल घानावत शामिल हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम केयर्स फंड में पारदर्शिता पर 100 पूर्व नौकरशाहों ने सवाल उठाए, मोदी को लिखा ओपन लेटर। जी हां दोस्तों, 100 पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शनिवार को लिखे एक ओपन लेटर में पीएम केयर्स फंड में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जवाबदेही के मानकों के पालन के मद्देनजर प्राप्तियों और खर्चों की जानकारी उपलब्ध कराना जरूरी है, ताकि किसी तरह के संदेह से बचा जा सके। पूर्व अधिकारियों ने खुले पत्र में लिखा है कि हम पीएम केयर्स या इमरजेंसी हालत में नागरिक सहायता और राहत के बारे में जारी बहस पर करीब से नजर रख रहे हैं। यह फंड कोविड महामारी से प्रभावित लोगों के फायदे के लिए बनाया गया था। जिस उद्देश्य से यह फंड बनाया गया और जिस तरह से इसे चलाया गया है, दोनों को लेकर कई सवाल के जवाब मिलना बाकी हैं। पत्र में उन्होंने आगे कहा, जरूरी है कि प्रधानमंत्री से जुड़े समस्त लेन देन में पूरी तरह पारदर्शिता सुनिश्चित करके प्रधानमंत्री के पद और दर्जे को बनाए रखा जाए। पत्र पर पूर्व आईएएस अधिकारियों अनिता अग्निहोत्री, एसपी उम्ब्रोसे, शरद बिहार, सज्जाद हासन, हर्ष मंदर, पी जॉय ओमेन, अरुणा रॉय, पूर्व राजनयिकों मधु भादुड़ी, जूलिया रिबीरो आदि के साइन हैं। बता दें कि पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में आर्थिक सहयोग के लिए पीएम केयर्स फंड बनाया था। इसमें कई उद्योगपतियों से लेकर आम जनता तक ने छोटी से लेकर बड़ी राशि दान की थी। सिर्फ 5 दिनों में ही फंड में 3076 करोड़ रुपए आ चुके थे। बाद में फंड की रकम का इस्तेमाल वेंटिलेटर समेत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी अन्य चीजों को खरीदने में किया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टीकाकरण को बना दिया इवेंट, बीजेपी के लोगों को लाइन में लगकर वैक्सीन लगवानी चाहिए, अखिलेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा के लोग हर घटना को इवेंट बना देते हैं। सबसे पहले भाजपा के लोगों को लाइन में लगकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के ऑफिस में बसपा तथा भाजपा से आए नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाने के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 1 साल बाद समाजवादी सरकार आएगी तो सबको मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। अभी भाजपा के लोगों को लाइन में लगकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना की वैक्सीन आ गई, यह तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ डॉक्टर्स की बात पर भरोसा करें। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि सरकार ने वैक्सीन लगाने का काम शुरू कर दिया है। इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिकों से हमें कोई शिकायत नहीं है। सवाल ये है कि गरीबों तक वैक्सीन कब तक पहुंचेगी, उन्हें फ्री वैक्सीन मिलेगी या नहीं, यह सरकार को बताना चाहिए। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि खबर है कि एक बड़े देश में वैक्सीन लगने के बाद 23 बुजुर्ग लोगों की जान चली गई।
कई लोग बीमार हो गए। मैं तो सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या मेडिकल स्टाफ को वैक्सीनेशन के लिए पर्याप्त ट्रेनिंग दी गई है? इसको लेकर क्या देश या प्रदेश में पर्याप्त तैयारी है? उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि कई वैक्सीन सेंटर्स पर पर्याप्त फंड भी नहीं पहुंचा है। वैक्सीनेशन को लेकर हमें डॉक्टर और एक्सपर्ट पर भरोसा करना चाहिए, न कि योगी आदित्यनाथ पर। सपा अध्यक्ष ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में सबसे पहले भाजपा के लोगों को आगे आना चाहिए था। अखिलेश ने कहा कि हर धर्म में चढ़ावे की अलग अलग परंपरा है। हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में चंदा की बजाय दक्षिणा देने की प्रथा है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक प्रोग्राम करना बंद करे। भारत का झंडा बदलने की साजिश हो रही है। हिंदू परंपरा में चंदा देने का कोई रिवाज नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, राकेश टिकैत ने सरकार पर कसा तंज, कहा मुकदमे की तरह तारीखें मिल रही हैं, पेशी की तरह जाते रहेंगे किसान। जी हां दोस्तों, दिल्ली के सभी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान आंदोलन का आज 52वां दिन है। किसानों के इस शांत आंदोलन की ताकत भी लगातार बढ़ती जा रही है। ठंड की परवाह किए बिना हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान समेत अन्य राज्यों से किसानों के जत्थे रसद के साथ लगातार धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। इस बीच किसानों की सरकार के साथ 9वें दौर की बैठक बेनतीजा रहने के बाद भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार किसानों को किसी मुकदमे की तरह तारीख दे रही है। टिकैत ने कहा कि मुकदमे की तरह तारीखें मिल रही हैं, किसान पेशी की तरह जाते रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस आंदोलन का हल बातचीत से नहीं निकलेगा। इस बात को किसान भी मानते हैं और सरकार भी। उधर वार्ता में कोई निष्कर्ष न निकलने पर यूपी गेट पर बैठे आंदोलनकारी किसानों में गुस्सा बढ़ गया है। किसानों का कहना है कि बिना कानून वापस कराए वह आंदोलन से जाने वाले नहीं हैं। वहीं किसानों ने हाईवे के साइन बोर्ड पर भी जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं और कॉर्पोरेट भगाओ देश बचाओ के बैनर लगा दिए हैं। गौरतलब है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 28 नवंबर से यूपी गेट पर डेरा डाले हुए हैं और 3 दिसंबर से NH9 के गाजियाबाद दिल्ली कैरिजवे को भी बंद कर दिया है। उधर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी वाले फैसले पर भी किसान संगठन संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। आंदोलनरत किसानों की मांग तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने और MSP पर कानून बनाए जाने की है। इसके मद्देनजर दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिंघू बॉर्डर पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। हालांकि इन सब के बीच 19 जनवरी को सरकार के साथ बातचीत में कोई समाधान निकल सकेगा या नहीं, ये अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम जुर्माना, अपील दायर करने में देरी पर गुजरात सरकार को 25,000 का फटका। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अदालत का समय बर्बाद करने के लिए गुजरात सरकार पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने अपील दायर करने में 1 वर्ष से ज्यादा का विलंब करने पर राज्य सरकार की निष्क्रियता और अक्षमता को लेकर नाराजगी जताई। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपील दायर करने में ढुलमुल रवैया अपनाए जाने पर राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया और उसकी याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय भी पीठ का हिस्सा थे। पीठ ने कहा कि इस तरह के मामलों को ठंडे बस्ते में डालने की मंशा से न्यायालय में विलंब से अपील दायर की जाती है ताकि वह खारिज हो जाए और इसी आधार पर मामले को खत्म कर दिया जाए। राज्य सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा मार्च 2019 में पारित एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील 427 दिनों की देरी से दायर की थी। न्यायालय ने कहा इसका उद्देश्य महज औपचारिकता पूरी करना और अपने उन अधिकारियों को बचाना है जो निर्धारित प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सके और हो सकता है कि उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, केंद्र से ही वापस कराएंगे 3 कानून, टिकैत अड़े। हन्नान मुल्ला ने कहा सरकार सिर्फ जाया कर रही समय। जी हां दोस्तों, सरकार और किसानों के बीच तीनों कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध जारी है। 9वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। किसान संगठन अभी भी कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम केंद्र से ही कानून वापस कराएंगे। वहीं किसान नेता हन्नान मुल्ला ने बार बार हो रही बैठकों को लेकर कहा कि सरकार सिर्फ समय जाया कर रही है और कोई भी फैसला नहीं कर पा रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमेटी बनाने के बाद भी 9वें दौर की बातचीत हुई। इस बातचीत में भी किसानों और सरकारों के बीच कोई हल नहीं निकल पाया। अब अगले दौर की बैठक के लिए 19 जनवरी को तारीख रखी गई है। बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी 2 ही मांगे हैं। पहला, तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं और दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बने। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि हम कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अभी भी कायम हैं। हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। हम केंद्र सरकार से ही कानून वापस कराएंगे। बार बार हो रही बैठकों के बावजूद कोई भी हल नहीं निकलने पर किसान नेता हन्नान मुल्ला ने कहा कि सरकार सिर्फ हमारा समय बर्बाद कर रही है।
सुबह से शाम तक सरकार हमारे साथ बैठती है, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकाल पाती है। सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं करना चाहती है, लेकिन हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम इन कानूनों को वापस करवा कर ही जाएंगे। साथ ही हन्नान मुल्ला ने कहा कि अब अगले दौर की बातचीत 19 जनवरी को होनी है, लेकिन सरकार यह समझ ले कि किसान अभी भी इन कानूनों को वापस ही करने की मांग पर अड़े हैं। इसलिए हम दोबारा से अगले दौर की बैठक में शामिल होंगे। हालांकि बैठक बेनतीजा रहने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान चाहे तो अनौपचारिक समूह बना ले और कृषि कानूनों पर आपत्तियों को लेकर मसौदा दे, तो सरकार खुले मन से उस पर चर्चा करने को तैयार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आप सांसद संजय सिंह का दावा, यूपी में भाजपा और एआईएमआईएम के बीच हो चुका है गठबंधन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपी की प्रमुख पार्टियों बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी भी अपना दम भरने के लिए यूपी चुनाव में हुंकार भरने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी लगातार सत्ताधारी बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है। पहले सोमनाथ भारती को लेकर आम आदमी पार्टी ने बवाल किया और आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को पर्दे के पीछे से गठबंधन की बात कही है। संजय सिंह ने सीएम योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी मंच पर एक दूसरे के विरुद्ध हुंकार भरते हैं और पर्दे के पीछे प्यार करते हैं। आप नेता संजय सिंह ने यह भी कहा कि ये बात बीजेपी के एक जिम्मेदार सांसद ने बताई है कि यूपी में भाजपा और एआईएमआईएम के बीच गठबंधन हो चुका है। उन्होंने कहा कि अब यूपी में 2 एआईएमआईएम चुनाव लड़ेंगी, एक एआईएमआईएम योगी और एक एआईएमआईएम ओवैसी के नेतृत्व में। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नए कृषि कानूनों को केंद्र द्वारा वापस लिए जाने तक कांग्रेस की लड़ाई जारी रहेगी, सीएम अशोक गहलोत। जी हां दोस्तों, देश में कृषि कानूनों का विरोध जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान का आंदोलन चल रहा है। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि नए कृषि कानूनों को केंद्र द्वारा वापस लिए जाने तक कांग्रेस की लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। सीएम गहलोत ने ट्वीट किया कि आंदोलनरत किसानों के साथ एकता से खड़ा होना है जो इन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस संघर्ष के हर कदम पर किसानों के साथ है और हम राजग सरकार द्वारा इन कानूनों को वापस लिए जाने तक यह लड़ाई जारी रखेंगे। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस किसानों के अधिकारों के लिए लड़ रही है और आज हमें किसानों के साथ खड़े होने की जरूरत है ताकि राजग सरकार को 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए बाध्य किया जा सके। वहीं कृषि अधिकार दिवस के मौके पर कांग्रेस ने यहां राजभवन का सांकेतिक घेराव किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जयपुर के सिविल लाइंस फाटक पर धरना दिया। धरने में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, राज्यसभा सांसद नीरज डांगी सहित राज्य सरकार के कई मंत्री व पार्टी के विधायक शामिल हुए। राजस्थान विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि धरने के बाद कार्यकर्ताओं ने राजभवन का घेराव करने के लिए जाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। डोटासरा ने कहा कि केंद्र में 2014 में जब राजग सरकार सत्ता में आई तो उसने कई वादे किए थे, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि केंद्र की राजग सरकार किसानों की आय दोगुनी करने, बेरोजगारों को रोजगार देने, मुद्रास्फीति कम करने, महिला सुरक्षा जैसी अनेक बातें कर सत्ता में आई थी, लेकिन वह किसी भी वादे पर खरा नहीं उतरी। उन्होंने कहा कि लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी मन की बात सुनने के लिए वोट नहीं दिया, बल्कि इसलिए वोट दिया कि वह किसानों, गरीबों व युवाओं की बात सुने, लेकिन केंद्र सरकार किसी की बात नहीं सुन रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। साक्षी महाराज ने बीजेपी की खोली पोल, एआईएमआईएम भाजपा की गुप्त शाखा है, शिवसेना को ओवैसी पर हमला। जी हां दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी पर भाजपा सांसद साक्षी महाराज द्वारा दिए गए बयान के बाद साक्षी महाराज और भाजपा की मुसीबतें कम नहीं हो रही है। अब शिवसेना ने भाजपा को घेरते हुए अपने मुखपत्र सामना में लिखा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा ओवैसी साहब की पोल खोल दिए जाने से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। ओवैसी मियां की एआईएमआईएम मुसलमानों की तारनहार नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का अंग वस्त्र है। ऐसी शंका लोगों को थी ही, लेकिन भाजपा के प्रमुख नेता साक्षी महाराज ने अब डंके की चोट पर कहा है, हाँ मियां ओवैसी भाजपा के ही पॉलिटिकल एजेंट हैं और ओवैसी की सहायता से ही हम चुनाव जीतते रहते हैं। शिवसेना ने आगे लिखा है कि साक्षी महाराज ने लोगों के इस भ्रम को दूर करके साबित कर दिया है कि कमल के फूल के भंवरा मियां ओवैसी ही हैं। बिहार चुनाव में ओवैसी की भूमिका और बीजेपी को मिले फायदे को लेकर शिवसेना ने कहा है, बिहार में ओवैसी ने मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्रों में 5 सीटें जीती और लगभग 17 से 18 सीटों पर तेजस्वी यादव का नुकसान किया, वरना बिहार में राजनीतिक परिवर्तन अवश्य हुआ होता। मुसलमानों के वोट सेक्युलर छाप राजग, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की ओर न जाने पाए, उन्हें एक तरफा वोट न मिले, इसके लिए मियां ओवैसी का बकायदा उपयोग किया जाता है। शिवसेना ने पश्चिम बंगाल में ओवैसी की एंट्री पर भी सवाल उठाते हुए लिखा है, बिहार के चुनाव से यह बात साफ हो गई है। राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस और अन्य विरोधी दलों ने ओवैसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुस्लिम वोट काटकर भाजपा को फायदा हो, इसके लिए ही मियां ओवैसी की हलचल बनी रहती है, ऐसा आरोप ये लोग लगा रहे थे। तब तक ठीक था, लेकिन भाजपा के ही एक कुनबे से यह
यह सब घोषित तौर पर कहा जाने लगा है। पश्चिम बंगाल में मियां ओवैसी ने जो काम शुरू किया है उससे भाजपा का चेहरा आनंद से खिल उठा है। ओवैसी की सहायता से भाजपा को बंगाल जीतना है, मतलब हिंदुत्व विरोधी शक्ति का उपयोग करके ही हिंदुत्व की जय जयकार करनी है। मियां ओवैसी एक अच्छे कानूनी जानकार हैं, उनकी जो भी राजनीति है वो रहे उनके पास। मुसलमानों का जीवन स्तर सुधरे, मुसलमानों को मुख्य धारा में लाकर उनके जीवन के अंधेरे और धर्मांधता को दूर करने के लिए ओवैसी जैसे विद्वानों ने काम किया तो देश का भला होगा। लेकिन हिंदुस्तान के पेट में बढ़ने वाले दूसरे पाकिस्तान को अधिक जहरीला धर्मांध बनाकर ये लोग राजनीति कर रहे हैं। उनकी राजनीति हिंदू द्वेष पर आधारित है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कल से लोनी बॉर्डर बंद करके धरना देंगे किसान, खाप पंचायत में लिया गया फैसला। जी हां दोस्तों, शुक्रवार को मोहल्ला मुंडाला में खाप चौधरी जितेंद्र धामा के आवास पर किसानों की पंचायत का आयोजन किया गया। इसमें 17 जनवरी से लोनी बॉर्डर पर भी धरना देकर पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया। वक्ताओं ने कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के लिए कांग्रेस का संग्राम, एलजी भवन घेरने की ओर राहुल प्रियंका, यूपी चीफ हिरासत में। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों पर केंद्र व किसानों में नौवे दौर की बात के बीच शुक्रवार को कांग्रेस ने देश के कई हिस्सों में किसान अधिकारी रैली निकाली। नई दिल्ली में पूर्व कांग्रेस चीफ राहुल गांधी के साथ बहन प्रियंका भी शामिल हुई। दोनों ने ट्रक पर सवार होकर राजभवन में मार्च में हिस्सा लिया। रैली के दौरान राहुल और प्रियंका उन सांसदों से भी मिले जो जंतर मंतर पर बैठकर 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे। समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा के मुताबिक राहुल ने दिल्ली राजभवन के बाहर प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए कहा कि कृषि कानून किसानों की मदद करने के लिए नहीं बल्कि उनको खत्म करने के लिए है। भाजपा सरकार को कृषि कानून वापस लेने ही होंगे। कानूनों को रद्द किए जाने तक कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। बकौल राहुल, देश की आजादी अंबानी अडानी ने नहीं, किसान ने अपने खून से दी है। जिस दिन खाद्य सुरक्षा चली जाएगी उस दिन देश की आजादी चली जाएगी। हिंदुस्तान की सरकार को ये बात नहीं समझ आ रही है, पर किसान अब यह बात समझ गए हैं। राहुल के ये तीनों कानून किसानों के खात्मे के लिए लाए गए हैं। अगर हमने इन्हें ना रोका तब ये अन्य क्षेत्रों में भी होगा। नरेंद्र मोदी किसानों का सम्मान नहीं करते। अन्नदाता ना तो किसी को काम करने से रोकेंगे और ना ही डरेंगे। इससे थोड़ी देर पहले यूपी की राजधानी लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी 3 कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध करने जा रहे थे, पर उन्हें इससे पहले ही हिरासत में ले लिया गया। लल्लू के साथ पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि पार्टी के किसान अधिकार कार्यक्रम के तहत प्रदेश अध्यक्ष लल्लू शुक्रवार दोपहर बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ राजभवन का घेराव करने जा रहे थे, तभी डालीबाग के पास से पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। राजभवन की ओर जुलूस के रूप में जा रहे पार्टी कार्यकर्ता जय जवान जय किसान का नारा लगा रहे थे। लल्लू ने ट्वीट किया, कदम कदम पर लड़े हैं तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे। इस दमन से हम डरने वाले नहीं हैं। किसानों के हक अधिकार की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ेंगे। खेती किसानी को हम लूटने नहीं देंगे। मोदी सरकार को काले कृषि कानून वापस लेने होंगे। जय जवान जय किसान जय कांग्रेस। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विधायक पद से इस्तीफे को लेकर चाचा भतीजा आमने सामने। अभय चौटाला बोले दुष्यंत की जजपा का भाजपा में विलय होगा। जी हां दोस्तों, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय चौटाला विधायक पद से इस्तीफे को लेकर आमने सामने हो गए हैं। अभय और दुष्यंत रिश्ते में चाचा भतीजा हैं। अभय चौटाला ने एलानाबाद क्षेत्र के विधायक पद से इस्तीफा भेजते हुए कहा कि वे किसानों के मुद्दे पर संवेदनहीन विधानसभा में नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए विधायक पद से इस्तीफा दे रहे हैं। इसी मामले में दुष्यंत ने अब अपने चाचा को घेरने की तैयारी कर ली है। अभय चौटाला ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को ईमेल से भेजे अपने इस्तीफे में कहा था कि अगर कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के पक्ष में 26 जनवरी तक कोई फैसला नहीं होता तो उनके इस पत्र को इस्तीफा समझा जाए। उन्होंने 27 जनवरी से विधानसभा छोड़ने का ऐलान किया है। इस पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जिस सदन के उनके चाचा 5वीं बार सदस्य बने हैं उसे संवेदनहीन कैसे कह सकते हैं। यहाँ तक कि कोई भी नया विधायक जब सदन में आता है तो कहता है यह लोकतंत्र का मंदिर है, उस मंदिर को कोई सदस्य संवेदनहीन कैसे कह सकता है। यदि ऐसा है तो उन्हें दोबारा चुनाव लड़कर सदन में नहीं आना चाहिए था। अब आ गए हैं तो उन्हें सदन की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। सदन की गरिमा से खिलवाड़ बर्दाश्त के बाहर। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को इस्तीफा संबंधी पत्र मिलते ही तकनीकी पहलुओं को देखते हुए कार्यवाही करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा से खिलवाड़ बर्दाश्त के बाहर है। उन्होंने इस मामले में अभय के खिलाफ विधानसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का जिक्र करते हुए कहा कि जजपा की रणनीति यह है कि कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों से भी इस पर हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। विपक्ष में भी कई सदस्य स्पीकर रह चुके हैं और वे भी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि सदन की गरिमा का ख्याल रखना जरूरी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी को कांग्रेस में आने का न्योता। अधीर रंजन चौधरी बोले बीजेपी को हराने का और कोई विकल्प नहीं। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में अभी वक्त है, लेकिन राजनीतिक गहमागहमी अभी से ही शुरू हो गई है। इसी बीच पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने सत्तारूढ़ तृणमूल को साथ आने का न्योता दिया है।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए ममता बनर्जी को कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। साथ ही अधीर ने कहा कि बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए उनके अलावा कोई और विकल्प मौजूद नहीं है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बंगाल में सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए ममता बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस को कांग्रेस के साथ विलय कर देना चाहिए। इस दौरान अधीर ने यह भी कहा कि हमें तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। पिछले 10 सालों से तृणमूल हमारे विधायकों को खरीदने के लिए नजर गड़ाए बैठी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहती हैं तो उन्हें कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। इसके अलावा अधीर ने यह भी कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जिसने बीजेपी जैसी पार्टियों के खिलाफ देश में धर्मनिरपेक्ष माहौल बनाए रखा था। इस दौरान अधीर ने कहा कि ममता दीदी को सब पता है, वह कांग्रेस पार्टी छोड़कर गई हैं, इसलिए ममता दीदी बिना किसी नेता से बात किए हुए खुद सोनिया गांधी के पास जा सकती हैं। वह सोनिया गांधी को जानती भी हैं, इसलिए वह उनसे आसानी से मिल सकती हैं। अधीर ने यह भी कहा कि ममता दीदी कांग्रेस की मदद से ही सत्ता में आई, लेकिन उसने कांग्रेस को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अधीर के इस बयान से पहले पश्चिम बंगाल के टीएमसी नेता सौगत राय ने कहा था कि अगर वाम मोर्चा और कांग्रेस वास्तव में बीजेपी के खिलाफ है तो उन्हें भगवा पार्टियों के खिलाफ लड़ाई में ममता बनर्जी का साथ देना चाहिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।